नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। आज है 16 जून 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड आसाम ट्रिब्यून। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो के लेक्चर्स पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन जस्ट टाइप www.inspirationies.org as well as you can also follow our social media page like Facebook, Instagram and YouTube channel for such other video content as well as आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी इनरोल कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स एट द फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। Alternatively, you can join our UPSC and other state foundation batches, which is started both online and offline format. So, for more information, you can call in this number. Next information is for those students who are going to appear for APSC mains on 8th July. हमारे अनुशीलन बैच 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। शेड्यूल आपके सामने है and to ensure your final selections in the APSC means enroll in this test series, जहां पर 100 से भी ज्यादा बच्चे इनरोल हो चुके हैं। For more information you can call in this number. Let's start today's daily news analysis. तो आज का हमारा पहला न्यूज है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन से रिलेटेड। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने की मंजूरी दे दिया है। एंड बेसिकली ये सी गार्जियन वेरिएंट्स है प्रेडेटर्स ड्रोन का, और ये यूएसए से लिया जाएगा टू क्रैंक अप द सर्वेलेंस apparatus ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को सर्वेलेंस के लिए इसकी जरूरत थी, और इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये प्रेडेटर ड्रोन है कैसा और इसकी काबिलियत क्या होती है। इसके इंडिया में ज्वाइन होने से ये हमारे सर्वेलेंस या डिफेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये अपने सेगमेंट का सबसे अच्छा ड्रोन माना जाता है। इसके बारे में देखा जाए तो MQ-9B ड्रोन इज अ वेरिएंट ऑफ MQ-9 रीपर, ठीक है, और ये एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है विच कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड बाय इन ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस, ठीक है। और these are basically high altitude long endurance drones armed with strike missiles which can take out enemy targets with high accuracy। ये वही ड्रोन है जो बेसिकली अफगानिस्तान या उस अफगानिस्तान वॉर में बहुत जगह इसको यूज किया गया था, और ये बहुत ही प्रिसाइज होता है, और इसकी जो हाई एल्टीट्यूड लगभग 40,000 फीट से ऊपर ही जा सकता है, और इसकी लगभग 40 घंटे से ज़्यादा इसकी इंड्योरेंस कैपेसिटी होती है, 40 आवर्स की। तो आप समझ सकते हैं कि ये हवा में बहुत देर तक रह सकता है, और बहुत हाई एल्टीट्यूड पे रह के भी वहां से सर्वेलेंस कर सकता है। इसको जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम ने डेवलप किया था, और प्राइमरली फॉर यूएस एयरफोर्स। इसके दो वेरिएंट हैं, एक तो स्काई गार्जियन वेरिएंट है और एक सिबलिंग सी गार्जियन, ठीक है। एंड इसको नेवी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है MQ-9B सी गार्जियन सिंस 2020, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नया है, ऑलरेडी नेवी इसको ऑपरेट कर रही है, बट इतने बड़े अमाउंट में 30 पीस में ये पहली बार डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है। थोड़ा और इसको समझा जाए, फीचर्स क्या है। इट कैन कैरी अप टू 5670 kg, आप समझ सकते हैं बहुत ही हेवी अमाउंट है, एंड हैज अ फ्यूल कैपेसिटी ऑफ 2721 kg का। And this drone can operate at over 40,000 feet, or Predator has also has a maximum endurance of 40 hours, making it useful for long hour surveillance, ठीक है। बहुत देर तक ये सर्वेलेंस कर सकता है। आपने आई एम श्योर बहुत सारे आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, उसमें इसी ड्रोन को दिखाया जाता है लगभग। It can support land, maritime surveillance, anti-submarine warfare, anti-surface warfare, strike, electronic warfare, and even expeditionary roles. इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये अपने आप टेक ऑफ कर सकता है और लैंड हो सकता है। इट कैन सेफली इंटीग्रेट इनटू सिविल एयर स्पेस, enabling joint forces and civil authorities to deliver real time situational awareness anywhere in the maritime domain, day to day or night, ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। आप यहाँ पर ये जो ग्रेविटी बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयरबोर्न माइन काउंटर मेजर्स, even long range strategic control and even over the horizon targeting, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, दीज आर। तो इसका एक हाई एंड मिलेगा इंडियन एयरफोर्स को या इंडियन डिफेंस फोर्सेस को फॉर द सर्वेलेंस एज वेल एज ट्रैकिंग देयर टारगेट्स। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल आर्क। रिसेंटली जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिस्कवर किया है इस नेचुरल बिगेस्ट नेचुरल आर्क को, और ये आपके केंदुआ दीही ब्लॉक जो ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां से इसको डिस्कवर किया है एक कोल माइन के पास से।
जहाँ पर उसकी स्कूल की सर्वे हो रही थी, वहां से इसको डिस्कवर किया गया है। और कहा यह जाता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क है, खुद ब खुद ये बना हुआ है, देख सकते हैं आप रीजन्स। दूसरा, द स्टेट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू डिक्लेयर द नेचुरल आर्क इन द कनिका रेंज ऑफ सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिविजन ए जियो हेरिटेज साइट। इसको जियो हेरिटेज साइट के लिए भी रिकमेंडेशन किया गया है। एंड इफ इट इज डन, इट विल बी द बिगेस्ट नेचुरल आर्क ऑफ द कंट्री टू हैव द जियो हेरिटेज साइट। अगर ये एक बार इसको जियो हेरिटेज साइट मिल गया, टैग मिल गया, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा होगा लगभग। Apart from Arc of Sundargarh, India has other two at Tirumala Hills in Tirupati। ये तिरुमला हिल्स का है तिरुपति में। और दूसरा जो है आपके अंडमान में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये दूसरा है। जो अभी तक दो ही तीन हो गए लगभग। अगर बोथ ऑफ देम आर स्मॉलर कंपेयर टू द ओवर वन इन सुंदरगढ़। तो सुंदरगढ़ से ये छोटा ही है, सुंदरगढ़ वाला बहुत सुंदरगढ़ वाला बहुत बड़ा है। नेक्स्ट थोड़ा और समझा जाए तो इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल आर्क सुंदरगढ़ प्रेजेंट इन द पेरिजिनस स्टोन्स ऑफ द अपर कामठी फॉर्मेशंस। इसका डेट लगभग अराउंड 184 टू 160 मिलियन ईयर्स है, इन द लोअर टू मिडिल जुरासिक एज में पड़ेगा ये। एंड इट इज ए ओवल शेप्ड आर्क एंड हैज अ लेंथ ऑफ 30 मीटर्स एट द बेस एंड 12 मीटर्स ऑफ द हाइट। मतलब 30 मीटर बेस है और 12 मीटर हाइट है इसकी, ठीक। And the alcove of the natural arc has a maximum height and width of 7 meters and 15 meters respectively. Clear? Next, the natural arc and its surroundings areas are a storehouse of different primarily sedimentary structures like planars and cross bedding along with occasional current ripples signify high energy fluvial environment during sedimentations. And formation कैसे होता है? Formation of the natural arc could be due to फॉल्ट एक्टिविटीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉल्ट एक्टिविटी से चलते हुआ। एंड द नेचर ऑफ द लिथोटाइप विच हैज इनहेंस द प्रोसेस ऑफ सब एरियल विदरिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड। तो बीच में सब एरियल विदरिंग हुआ होगा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल बिगेस्ट आर्क। जियो हेरिटेज साइट के बारे में देखा जाए तो जियो हेरिटेज साइट्स आर साइट्स ऑफ रेयर एंड यूनिक जियोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, मिनरोलॉजिकल एंड पेट्रोलॉजिकल as well as paleontological significance including caves and natural rocks, sculptures of the national and international interest. GSI declares geoheritage sites national geological monuments for protections and maintenance, and GSI or the representative states government take necessary measures to protect this site। तो इस सारे sites को state और मतलब आपके जो both central government take precautions to maintain the sites। ये कुछ जियो हेरिटेज साइट है। गो थ्रू दिस स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट जो अपना न्यूज है, बैंकॉक विजन 2030। बिम्स्टेक रिसेंटली उन्होंने इसको अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द बैंकॉक विजन 2030। थोड़ा समझते हैं आखिर बैंकॉक विजन है क्या। देखा जाए तो थाईलैंड प्रेजेंटेड बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 एमिंग टू बिल्ड ए प्रॉस्पेरस, रेजिलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक बाय 2030। ठीक है, बिम्स्टेक इज ए ग्रुप ऑफ 7 countries और इसमें the vision sets a clear directions and priorities as well as goal for BIMSTEC collaborations to tackle challenges and seize opportunities for the coming decades. The document aims to further promote BIMSTEC as a region of peace, stability and economic stability along economic sustainability. The goal found in the vision are also in the line with the United Nations Sustainable Development Goal and Thailand Biocircular Green Economic Models। नेक्स्ट थोड़ा और इसको देखा जाए तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा समझ सकते हैं। तो इट इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 6 जून 1997 विद द साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो याद है रखिएगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही बिम्स्टेक को स्टार्ट किया गया था, दैट वाज ऑन 6 जून 1997। एंड इसके मेंबर कंट्रीज जो है वो है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीएससी में इसको पूछा गया है। The chairman of the BIMSTEC rotates according to the alphabetical order of the English name of the member states। ठीक है, तो alphabetical order के हिसाब से उसके चेयरमैन रोटेट होते हैं। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द थर्ड बिम्स्टेक समिट द सेक्रेटरीट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ढाका, बांग्लादेश। तो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, वो ढाका, बांग्लादेश में। होप समझ में आया होगा इसको। चलिए नेक्स्ट अपना जो न्यूज है वो है एनसेलेडस के बारे में। एनसेलेडस इज बेसिकली ए सैटर्न का मून है ये। एंड रिसेंटली नासा के कसिनी स्पेस एयरक्राफ्ट डिस्कवर किया इसको, और उसने डिस्कवर ये भी किया है कि इट इज ए फॉस्फोरस ऑन सैटर्न्स मून एनसेलेडस। ठीक है, तो उसमें वहां पर सैटर्न के मून के ऊपर में फॉस्फोरस मिला हुआ है। अगर एनसेलेडस के बारे में समझा जाए तो इट इज द सेकंड नियरेस्ट ऑफ द मेजर रेगुलर मून ऑफ द सैटर्न एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल इट्स मून, सबसे ब्राइट है ये। And it was discovered in 1789 by the English astronomer William Herschel and named for one of the giant
giants of the Greek mythology. And it is an active moon that hides a global ocean of liquid सॉल्टी वाटर्स बेनेथ इट्स क्रस्ट। तो इस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका जो ऊपर वाला क्रस्ट है ना, उस क्रस्ट के नीचे में सॉल्टी वाटर प्रेजेंट है। इट इज वन ऑफ द मून। सो हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ कैन एग्जिस्ट। And its icy surface is remarkably smooth and is some places and bright white all over, and it is the most reflective body of the solar system। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है क्योंकि ये लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, कैसिनी एयरक्राफ्ट के बारे में बोला जाए तो इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा इन 1997 एंड ऑर्बिटेड सैटर्न फॉर फ्रॉम ऑलमोस्ट अराउंड 2004 टू 2017 encircling the planets 294 times। ठीक है, and it measures the structure of the Saturn's atmosphere and ring as well as how they interact with the planet's moon। And it also discovered six named moons and revealed Enceladus and Titan as the promising locations to search for extraterrestrial life। तो कैसिनी की ये रिकमेंडेशन है, या उसने ये डिस्कवर किया है कि ये जो मून के, जो सैटर्न के जितने भी मून है ना, वहां पर लगभग 6 मून्स में हो सकता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, या इवन their life can exist because they support a promising future। Along with that, significance phosphorus का क्या है? It is fundamental unit of structure of DNA and RNA, आपको मालूम होगा। And it is also a vital part of cell membrane and energy carrying molecules existing in all form of the earth। ठीक है, तो phosphorus is very important। It can store a large amount of energy in itself, so it can be used for the formation of DNA or RNA। so that's regarding the Enceladus। नेक्स्ट अपना न्यूज है वो है वैभव फेलोशिप प्रोग्राम से रिलेटेड। Recently, the government of India has launched a new fellowship program to connect the Indian science, technology, engineering, mathematics, and medicines diaspora with Indian academics and R&D institutions। मतलब एक जगह इन सबको लेकर आना है। प्रोग्राम्स के बारे में बोला जाए तो फेलोशिप वुड बी अवॉर्डेड टू आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन who are engaged in research activities in their respective countries। NRI भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। And the Bava fellow would identify an Indian institutions for collaboration and may spend up to 2 months in a year for a maximum of 3 years। Funding, the government offers the research an amount of almost around 4 lakh per month for the entire period, which aims to improve the research ecosystem of Indian higher educational institutions by facilitating academic and research collaborations between Indian institutions and the best institution of the world। And this is done through the mobility of faculty researchers from overseas institution of India। लास्ट थोड़ा समझा जाए, एलिजिबिलिटी क्या होगा? तो रिसर्चर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन फीचरिंग इज इन द टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विल बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम, एंड द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ऑब्टेन्ड PhD, MD, MS degree from a recognized university। The 75 selected fellow would be invited to work in 18 identified knowledge verticals including quantum technologies, health, pharma, electronics, agriculture, energy, computer science, material science, and amongst other। And it is implemented by Department of Science and Technology, DST, Ministry of Science and Technology। You can make। So that is regarding the आपका Vaibhav programs। So that's all for today in daily news analysis, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video content। Thank you, take care।